मोदी घर दे दे मेरा घर दे दे, मोदी घर दे दे मेरा घर दे दे, सीएम घर दे दे मेरा घर दे दे, घर दे दे मोदी घर दे दे, मोदी घर दे दे मेरा घर दे दे, घर दे दे मेरा घर दे दे, मोदी घर दे दे मेरा घर दे दे, घर दे दे मेरा घर दे दे, सीएम घर दे दे पीएम घर दे दे, घर दे दे पीएम घर दे दे, सीएम घर दे दे पीएम घर दे दे, मेरा घर दे दे मुझे घर दे दे। सर सुपरटेक ने 95% होम बायर से पैसा लिए हुए 8 से 9 साल हो गए हैं। घर आज तक किसी को मिला नहीं है, तो इसको चोरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। हमारी जेब से हमारा पैसा निकल गया, ईएमआई पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, और आज ऑफिस से छुट्टी लेकर भी यहाँ बैठे हैं, उसमें भी हमारा ही नुकसान है, तनख्वाह भी कटेगी। तो आप बताइए, इसको सुपरटेक को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे हमारी। हाँ जी, कितने दिन हो गया ये पैसा गए हुए जो लास्ट इंस्टॉलमेंट उन्होंने लिया था मुझसे 2015 में लिया था, और आज 2023 है। 2015 एंड में उनको मेरे को फ्लैट मेरा हैंडओवर करना था। आज 8 साल हो चुके हैं मेरा पैसा गए हुए, इंटरेस्ट मैं भर रहा हूँ, रेंट मैं भर रहा हूँ, और आज ऑफिस से छुट्टी लेके आया हूँ तो तनख्वाह भी मेरी ही कटेगी। तो आप बताइए, मैं उसको चोर नहीं कहूँ तो क्या कहूँ। मैम के पास है। ठीक है, आगे बात करते हैं मैडम से। गली गली में गली में चोर है, सुपरटेक चोर है, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुपरटेक चोर है, क्योंकि मैंने 2012 में ये बुक करवाया था और 2014 में इन्होंने देने का वायदा किया था। उन्होंने मुझे 14 में 80% पैसा मेरे से ले लिया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने मुझे कुछ 2 साल इन्होंने कुछ ना मुझे पता है ना कुछ था, इन्होंने कुछ नहीं। 2020 में इन्होंने मुझे ऑफर लेटर भेजा और कहा जी आप पैसे जमा कराइए, नहीं हम इस पे आपका इंटरेस्ट लगा। उसके बाद अब मुझे तो लेना था, मैं क्या करती, मैंने बस किसी तरह, मैं एक गवर्नमेंट नौकरी में छोटी सी पोस्ट पे थी, और मैंने कैसे वो पैसा लिया, ये मकान लिया, वो सब जानती। इसलिए अब मैंने वो मकान लिया और मैंने 8 साल तक 14 से 2020 तक रेंट भी भरा और इंडिया बुल से लोन लिया, वो भी इनके साथ मिला हुआ है, चोर है। इसमें भी 1 साल मेरी ईएमआई बढ़ा दी, तो इसलिए मेरे लिए तो चोर है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे को मोदी भी योगी भी, क्योंकि सुपरटेक तो चोर है और अथॉरिटी भी चोर है, मैं तो बोलूँगी, क्योंकि मैंने कैसे पैसा दिया। अथॉरिटी वाले कहते हैं सुपरटेक का वो कराएंगे, उनसे मकान, तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो मोदी जी और योगी जी को गुहार लगाएंगे ना। तो हमारा जो हमें मकान प्लीज़ दिलवा दीजिए, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड भी देखिए ये अकेली हैं और इनके हस्बैंड भी नहीं है, तो आगे बात करते हैं। मकान तो खैर सबको मिलना चाहिए, क्योंकि आज ज़माने में मकान बहुत ज़रूरी है, रोटी कपड़ा और मकान। तो सर बात करते हैं। सर ये एरिया का है क्या? भाई साहब, रेड़ा बनाने के लिए तो बना दिया, एक अथॉरिटी बना दी, रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी, लेकिन उसकी पावर्स कहाँ हैं? मेरे हिसाब से रेड़ा इज़ अ टूथलेस डॉग। जेल करने की पावर है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक एक बिल्डर को उसने जेल नहीं करी। एक ऑर्डर पास कर देता है रेड़ा कि हाँ जी इसके पैसे वापस दे दो, और रिकवर करवाने के लिए आरसी डीएम को दे देता है। तो आदमी कितने सालों से लोगों की आरसियाँ पड़ी हुई हैं जो आज तक रिकवर नहीं हुई। वो रेड़ा की पावर है, सिर्फ वो लिख के देता जी इन्हें पोजेशन दो। अरे जब बिल्डर ने ओसीसीसी ही नहीं लिया, पेमेंट ही नहीं करी अथॉरिटी की, तो उसको ओसीसीसी मिलेगा कैसे? और वो हमारे को बिना ओसीसीसी लिए हुए लोगों को बेवकूफ़ बना के पोजेशन दे देता है, जिनकी मुश्किल है घर की। वो रेड़ा में जाते हैं, रेड़ा में सुनवाई नहीं है। रेड़ा क्यों अपने आप सेक्शन 8 नहीं इन्वोक करता सेक्शन रेड़ा का? क्योंकि ये लोग करना ही नहीं चाहते, इनकी इंक्लिनेशन ही नहीं है, सिर्फ अपने कंधे से बोझा उतार देते हैं। अच्छा आया है, चल पूरा करना है तो कर दे यार, दे दे ऑर्डर, निकाल दे कंज्यूमर के हक में। वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होगा? क्या हर चीज़ के लिए हमारे को अगर ऊपर वाले कोर्ट्स में जाना है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो फिर रेड़ा किस लिए? या तो काम करें और नहीं तो इस्तीफा दे और बंद करें रेड़ा। देखिए या तो काम करे या तो बंद करे, इस्तीफा दे। बात तो सही है, काम तो करना चाहिए, पर आप कुछ कहना चाहिए। इन्होंने डेवलपमेंट अथॉरिटियाँ बनाई हुई हैं, यमुना एक्सप्रेस वे, ग्रेटर नोएडा, नोएडा अथॉरिटी, दिल्ली अथॉरिटी, इसी तरीके से हरियाणा में भी डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं। लेकिन कोई अथॉरिटी या तो काम
करना नहीं चाहती या वो जानबूझ के नहीं करती। क्यों? जब किसी भी डेवलपर को कोई प्रॉपर्टी अलॉट होती है तो वो उसकी जो लीज डीड होती है या जो सेल डीड होती है उसमें क्लियर कट मेंशन होता है कि प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट डेवलप नहीं होगा हर स्टेज पे वो अथॉरिटी उसको मॉनिटर करेगी। अगर बीच में उसकी पेमेंट नहीं आती है तो अथॉरिटी के पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी कैंसिल करे। तो आज जो ये बिल्डर्स NCLT के स्टेज पे आ गए हैं, जो ये लोगों को इनकी प्रॉपर्टियाँ नहीं दे पा रहे हैं, ये अथॉरिटी क्यों नहीं मॉनिटर करती है? हम जब अथॉरिटी के पास जाते हैं तो वो कहता है कि बिल्डर के पास जाओ, आप रेरा में जाओ, रेरा वाले कहते हैं अथॉरिटी में जाओ, बिल्डर कहता है कि मुझे अथॉरिटी ने OC नहीं दी। अब OC लेना क्या बायर का काम रह गया है? बायर ने तो पूरा पैसा दे दिया ना, अथॉरिटी की ज़मीन ली है तो अथॉरिटी की ड्यूटी नहीं है कि वो हमारे लिए काम करे। सर से ही बात करते हैं आगे। सर आखिर मोदी जी मन की बात करते हैं, मकान की बात कब करेंगे? यही तो हमारी डिमांड है सरकार से कि बहुत हुई मन की बात, अब करो घर की बात। अब हम लोगों को 12-12 साल 14-14 साल हो गए हैं। 14 साल में तो भगवान राम का वनवास भी खत्म हो गया। अब जो है हम चाहते हैं कि एक होम बायर का वनवास ख़त्म करें और अपनी चुप्पी तोड़ें और एक सख्त कार्रवाई बिल्डरों के ऊपर करें, जो कि एक नकेल कसनी बहुत ज़रूरी है। एक होम बायर कैसे अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी लगाता है और अपने बच्चों के लिए सपने देखता है जी मैं यहाँ पे फ्लैट ले लूँगा, मेरे बच्चों के काम आएगा, और वो सब जो है सिर्फ एक सपने रह जाते हैं। तो वो सपना जो हमने देखा उस सपने को पूरा करें मोदी जी, और इन बिल्डरों को सख्त से सख्त सज़ा दें। ये एक बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि लूट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर तरफ चारों तरफ बिल्डरों का ही आतंक है इस टाइम। भू माफिया तो ऐसे हो गए हैं जैसे जो है आलू प्याज बिकता है यहाँ पे सर। और हम लोग जो है इसके अंदर बैंक भी इन्वॉल्व है। बिना गठजोड़ के, बिना बैंक की मिलीभगत के बिल्डर को ऐसे लोन मिल जाता है जैसे मतलब कुछ है ही नहीं। लोन ऐसे लॉलीपॉप बांट दिया जैसे। उसमें इंडिया बुल्स सबसे ज़्यादा करप्ट बैंक है, जो जिसके साथ इसने साठगांठ की, लोगों को लोन बांट दिए और उन्होंने अपने पुराने लोन ख़त्म करा दिए और नए लोन लेके, और वो नए लोन की लायबिलिटी बिल्डर ने एक बायर के ऊपर डाल दी और डबल लोन दिए जाते हैं उसके अंदर। ये यहाँ पर आरबीआई की जो सबवेंशन स्कीम है, आरबीआई ने उसको बिल्कुल गलत माना हुआ है। लेकिन सबवेंशन स्कीम के लिए कोई कॉग्निजेंस ना लेके आरबीआई ने आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, जबकि सबवेंशन स्कीम बिल्कुल टोटली इलीगल है। लेकिन आज भी बिल्डर और जो जैसे ये इंडिया बुल्स हैं, ये सबवेंशन के नाम पे जो बायर है उसको लूट रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो 12-12, 13-13, 14% है, जो कि कहीं पर भी नहीं है। तो इतनी ज़्यादा डबल मार है बायर के ऊपर। EMI भी दे रहा है बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट के साथ, और रेंट भी दे रहा है, और फिर भी उसको अपना घर नहीं मिला। जो उसने सपने देखे थे कि हम अपने बूढ़े माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने घर में जाएंगे, और वहाँ पे बच्चे तो बड़े होके चले गए, बाहर चले गए अभी तक, लेकिन उसको घर नहीं मिला। तो ये बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ है बायर के साथ। और यहाँ पे पूरा नेक्सस है, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि पैसा गया कहाँ, तो पैसे का कोई भी किसी तरह की जांच नहीं है। एस्क्रो अकाउंट में बोलते हैं, अब ये लोग अभी बता रहे थे एस्क्रो अकाउंट के अंदर 1 रुपया भी नहीं है। तो एस्क्रो अकाउंट बनाने का मतलब क्या हुआ? एस्क्रो अकाउंट आपने बनाया है तो सारा पैसा उसमें जाना चाहिए था, और वो पैसा इस्तेमाल होना चाहिए था बिल्डिंग बनाने के लिए, आपके टावर्स बनाने के लिए। लेकिन टावर वहीं के वहीं ऐसे सूखे खड़े हुए हैं, सिर्फ ईंटों का ढांचा है। आप पूरे नोएडा में जाएंगे सिर्फ ईंटों के ढांचे बने हुए हैं, और कहीं कोई किसी भी तरह से बाहर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं। सर दे दो हमारी छत हमको है, पाप लगेगा क्या? सर पाप ही लगेगा, क्योंकि बिल्डर सभी जो बिल्डर हैं, मेरा नाम तरंग है और मैं गुड़गांव माहिरा सेक्टर 68 का बायर्स हूँ। तो सर सभी जो बायर्स हैं वो परेशान हैं, इसीलिए हैं क्योंकि बिल्डर मनमानी कर रहे हैं और प्रशासन उनका साथ देता आ रहा है, क्योंकि कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। किसी भी ऑफिस में जाके हम लोग लेटर देते हैं, सबमिट करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अब यहाँ तक कि देखिए डिप्टी CM जो गुड़गांव के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी, उनसे भी हम मिल चुके हैं हरियाणा के, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। अनिल विज सर जो कि ऑन स्पॉट डिसीजन लेते हैं, उनसे भी मिल चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं। तो सर, और रेरा में हम जब रेरा के पास जाते हैं, रेरा के अकाउंट में पैसे भी नहीं है, रेरा के पास जाते हैं, रेरा भगा देता है, प्रोटेस्ट नहीं करने देता, वहाँ पे पुलिस भगा देती है। तो सर ये 1497 जो बायर्स हैं, जो फ्लैट ऑनर हैं, उसके लिए बिल्डर ने एक 300-400 करोड़ रुपए का घोटाला है ये पूरा। ये अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पर है, पूरा का पूरा प्रधानमंत्री जी की स्कीम है ये।
5 से 6 साल हो गए सर, अभी तक घर नहीं मिला और अभी भी कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि घर में अभी भी कुछ बना नहीं है। ऐसी कैसी ढांचा खड़ा है। तो सर अभी प्रधानमंत्री जी की स्कीम के बाद हम लोगों ने पैसा अफोर्डेबल में दिया, उसके बाद भी ये लोग बिल्डर मनमानी करते हैं और प्रशासन का साथ देता आ रहा है। तो सर ये हम लोग जाएगा, हम लोग सब जगह गुहार लगा चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को 60 मेल कर चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को लेटर भेज चुके हैं स्पीड पोस्ट से, कोई सुनवाई नहीं है सर। सीएम को भेज चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो हम लोग जाएँ और जाएगा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। देखिए हम लोग जाए तो जाए कहाँ, आखिर क्या वजह है कि ये लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। सर देखिए कभी भी जैसे घोटाले वगैरह होता है तो युद्ध प्रदेश में बुलडोजर चल जाता है। अगर ये जो बिल्डर भी है घोटाले ही तो है, जो पैसे लेके अपने दबा लिया आप लोगों के, तो क्या वजह है? देखिए मैं पहले तरंग जी के जो मेरे भाई हैं उनकी बात पर आऊँगा कि इन्होंने कहा कि आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। बात आश्वासन की नहीं है, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा। सन 2018 में, मैं माहिरा 68 से हूँ जी, गुड़गांव से, तो बिल्डर को लाइसेंस मिला 2018 में। उसमें टाइम लिंक हमें पेमेंट देना था, हर 6 महीने में हमें पेमेंट देनी थी, यानी 3 साल तक हमें पेमेंट देनी थी। मज़े की बात यह है कि वो लाइसेंस को एसटीपी गुड़गांव ने 4 साल बाद कैंसिल कर दिया कि ये नकली डॉक्यूमेंट के आधार पर ये लाइसेंस मिला है इसको, इस वजह से हम इसे कैंसिल कर रहे हैं। अरे 4 साल बाद याद आई और आप कह रहे हैं कि आश्वासन का क्या करेंगे हम? ये तो सरासर इनकी मिली भगत है। इन्होंने मिल बांट के मलाई खाई है, तब जाकर ये अब इनको 4 साल बाद होश आया है कि नहीं अब इसकी जांच करेंगे हम इसके ऊपर। अरे 4 साल बाद जांच करोगे? हमारा पैसा वापस दे दो, करते रहो जांच, हमारा फ्लैट दे दो, करते रहो, चाहे फांसी पे चढ़ाओ बिल्डर को, लेकिन वो कुछ नहीं होना। आखिर मैंने जो पहले ही बताया था कि हमें इन्होंने बना रखा जमूरा की तरह नचा रहे हैं जी हमें, इनका और कोई काम नहीं जी सर। देखिए बताइए, इन लोग का कहना है सरकार जमूरा बना रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए, जो लोग इतने मेहनत से पैसे कमाते हैं, एक एक पूंजी एक एक पाई ये लोग जमा करते हैं, तब जाके कहीं कोई सपना देखता है कि हाँ एक छोटा सा आशियाना हो हमारा, ताकि बच्चे फूले फले, माँ बाप भी साथ रहें। तो आइए सबसे ही बात कर लेते हैं, सर क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने जो पैसा दिया था वो अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे दिया था। हमें ये आश्वासन दिया गया था कि ये यहाँ एक रेरा एक अथॉरिटी है जिसके अंतर्गत ये पैसा लिया जा रहा है और वो 70% पैसा एस्क्रो अकाउंट के अंदर उनकी निगरानी में रहेगा, जबकि आज की डेट में सारा पैसा अकाउंट में खाली हो चुका हुआ है। तो इसकी जिम्मेवारी बिल्डर और रेरा दोनों की बनती है। रेरा के बिना सिग्नेचर के उसने पैसा निकाला कैसे? अगर निकाला तो रेरा अंधी थी, उसने देखा कुछ नहीं कि क्या कंस्ट्रक्शन पहुंची हुई है, कैसे पैसा निकल गया। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ बिल्डर ने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है। हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर कुछ भी ही नज़र नहीं आ रहा। आज भी हम जाके देखते हैं, हमें रोना आ जाता है कि कहाँ क्या कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है, हम कब शिफ्ट होंगे। हम बस EMI पे कर रहे हैं, लोन पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा खर्च रहे हैं, लेकिन हमारे घर का सुपना अभी भी सुपना है। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि मन की बात छोड़ के घर की बात पे आएँ और कोशिश करें कि जो हमें वादे दिखाए गए हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आवास योजना के द्वारा, जिसमें हमने सुपना देख के पैसा लगाया है, वो पूरा हो। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा जी, जो सुपरटेक वाले हमारे भाई साहब ये कह रहे थे कि इनका फोरेंसिक ऑडिट का अभी तक कभी भी हुआ ही नहीं है ऑडिट, या ऑडिट की रिपोर्ट नहीं आई है, ऑडिट ही नहीं हुआ है। हमारे केस में क्या है, मजे की बात मैं आपको एक बार खुला बता देता हूँ कि हमारे तो फोरेंसिक ऑडिट भी हो चुका है, 1 साल हो गया उस ऑडिट की रिपोर्ट का आए हो, उसको भी दबा दिया गया है। आप क्या बात करें, ऑडिट के बाद क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मेरे से लिखवा लो ये चीज। उस ऑडिट में इतने घपले करे हुए हैं, वो साफ साफ दिख रहे हैं कि कोई अंधा भी एक बार समझ जाएगा कि इसने सरासर इसमें चोरी करी है, वो भी अफसरों के साथ मिलकर। ऑडिट में 30 करोड़ रुपए किसी अदर कंपनी को दे रखे हैं एज ए कैश, तो आप उसको अगर दे रखे हैं तो वो क्या चीज है? ऑडिट में वो क्यों नहीं जांच हो रही? आप कह रहे हो कि पैसा नहीं है मकान बनाने के लिए, आपने दे रखे हैं एडवांस में, तो उसकी जांच क्यों नहीं की जा रही? ऑडिट का मतलब ही यही है ना कि ऑडिट में जाकर पैसा दिख रहा है तो उसकी जांच हो, वो पैसा किसको दे रखा है। तो सर ये पूरा घोटाला मिली भगत है बिल्डर की और बायर सभी प्रशासन की। देखिए ये जो घोटाला है मिली भगत है, पूरा कह रहे हैं
आइए सर से बात कर लेते हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं जो पूरा घोटाला है? मैं एक लाइन करना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट 2018 में लॉन्च हुआ था, बीच में कोरोना के मुश्किल टाइम में बिल्डर जो है डिमांड पे डिमांड नोटिस देता था, धमकी देता था कि आपका यूनिट कैंसिल कर दिया जाएगा अगर समय पे पेमेंट नहीं करोगे। मतलब घर पे सारे थे, हमने सही समय पे पेमेंट किया, मुश्किल समय में पेमेंट किया, लोन लेकर गाँव का घर ये खेत बेच कर हमने पेमेंट किया। कम से कम अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में हमारा एक यूनिट मिला हुआ है, कहीं वो कैंसिल ना हो जाए। और उसके बाद जब हम यहाँ आते हैं तो पता चलता है कि 4 साल बाद जो है DDCP लाइसेंस कैंसिल कर देती है 100% पेमेंट करने के बाद। और अभी आप साइट पर जाकर देखोगे तो 50% काम हो रहा है, ठीक है। और अभी भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि कब मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बंद है और इसको अकाउंट पूरी तरह खाली है। अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। आइए सर से बात कर लेते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर इसमें एक्चुअली कहने के लिए तो कुछ है नहीं, सब कुछ जो है सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। डिपार्टमेंट, सरकार, बिल्डर सब लोग आपस में मिले हुए हैं। ये मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो रेरा है ना, ये प्रधानमंत्री जी ने एक जो है आम आदमी को सहायता देने के लिए नहीं, एक प्रताड़ित करने के लिए एक डिपार्टमेंट डेवलप किया है जो कि बिल्डर का भला कर सके। हमें पूरे DDCP डिपार्टमेंट ने, रेरा ने, सब ने, जब बिल्डर हमसे पैसे ले रहा था तब किसी ने उसको इंटरप्ट नहीं किया। 4 साल बीत जाने के बाद जब 2-3 महीने के बाद में हमें पोजीशन मिलने वाली थी, ठीक उसी टाइम DDCP जागता है और बोलता है कि इसके डॉक्यूमेंट गलत हैं, इसका लाइसेंस कैंसिल करो। लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। 2-4 महीने बाद में फिर से लाइसेंस वापस बहाल कर दिया गया और बिल्डर ने बड़े बड़े वादे किए कि मैं 6 महीने में बना के दे दूंगा। ऐसा वो 2 बार कर चुका है हमारे साथ में और बार बार ये बोलता है, लेकिन अपने वादे से कभी भी ये जो है उसको पूरा नहीं किया है। उसको कहीं मीटिंग में बुलाया जाता है, कभी आता नहीं है। मतलब बिल्डर जो है डिपार्टमेंट को कुछ समझता ही नहीं, कुछ भी नहीं समझता है। कोई लीगल, कोई कार्रवाई, कोई भी पॉलिसी, कोई भी जो बिल्डर के लिए मायने नहीं रखती है। सब कुछ एक पावर मायने रखती है बस। जी, पावर मायने रखती है, ये बात तो सही है। आज के ज़माने में आप देखिए हर जगह पावर ही मायने रखती है। तो आइए सर से बात कर लेते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सेक्टर 68 का बायर हूँ जी। और यह डबल इंजन की सरकार जिसने इंजन चला रही है, सिर्फ पीछे जो हो रहा है उसको नहीं देख रही। सेक्टर 68 के अंदर 1497 बायर्स ने पैसा लगाया, खून पसीने की कमाई लगाई। उसके बाद भी आज है जंतर मंतर पे धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा हमें। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार ने कांग्रेस विधायक के लड़के सिकंदर चोकर को लाइसेंस पे लाइसेंस दिया गया, जिसके कारण 7100 आदमी, 7100 बायर्स जुड़ गए हैं इसके साथ। उनका जो प्रोजेक्ट है सबके सब कटाई में है, कोई भी प्रोजेक्ट उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कार्रवाई ये कर रहा हूँ। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, फिर भी कहीं न कहीं जनता को समस्या आ रही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि हमने 2011 से हमारा शुरू हो गया, हमने पेमेंट शुरू कर दिया और उन्होंने बोला था 2013 में मिलेगा। 2013 से अब 2023 हो गया, अभी तक नहीं। मैंने सोचा था कि मैं रिटायरमेंट के बाद मैं अपने घर में जाऊंगा। तो पिछले 9 साल से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, मेरा जो रिटायरमेंट का पैसा है वो भी गया। ये नहीं मैं एक सीनियर सिटीज़न यहाँ पे आया, यहाँ पे और भी सीनियर सिटीज़न और ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे आए नहीं, आ नहीं सकते हैं। और वो कब अपना घर लेंगे? क्या उनको पुनर्जन्म लेना अपने घर लेने के लिए? उनका पुनर्जन्म होगा तो उनको अपना घर मिलेगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता जो हालत है अभी भी मिलेगा। अगर अभी भी गवर्नमेंट नहीं जागी तो फिर ये मैं कहूँगा कि ये आवाम की, ये लोगों की गवर्नमेंट है ही नहीं। फिनिश कर लो, बोलो। क्या कहना चाहती हैं जो घोटाला हुआ है आप लोगों के साथ? अच्छा, मैं तो कह के थक गई हूँ और आज की स्थिति में तो ऐसा है कि अगर जो मुझे ये बोले कि मतलब हम लोग इतने पस्त हो गए हैं कि कुछ भी नहीं कहना चाहते, सरेंडर कर दिया सरकार के आगे, प्रशासन के आगे। वो प्रशासन जिसके पास सारी पावर्स है वो बिल्डर के आगे बेबस हो गया, जो करोड़ों रुपए लेके बैठा हुआ है और इंसॉल्वेंट हो जाता है और मान जाती है सरकार। वो फ्लैट्स नहीं बना पा रहा, वो बेबस है और सरकार उसको सपोर्ट करती है। लेकिन हम बायर्स के बेबस हैं, हमारे आंसू, उनका कोई वैल्यू है उसके पास? कुछ भी वैल्यू नहीं। तो इमोशनलेस सरकार और उसका ये जो प्रशासन
सब काम कर सकता है क्योंकि उसके पास पावर है। लेकिन जब प्रशासन कहते हैं ना रक्षा की भक्षक बन जाएगा तो किस हम लोगों का तो फायदा नहीं होने दे रहा। मेरे एक बार सुन लीजिए, 2 फ्लैट है अप कंट्री बायर्स सुपरटेक का, एक फ्लैट है और एक मायरा 68 में। एक को 10 साल हो गया, एक को 4 साल हो गया। तो अब आप बताइए हम 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 साल के हो जाएंगे, वो ये इंतज़ार कर रहे हैं ये 70 साल 80 साल में हो जाए और इस दुनिया से चले जाएं और फिर वो जीत जाए।